हाँ जी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल्स कर रहे थे। प्राइमरी रूल्स हमारे जो हैं, प्राइमरी प्रिंसिपल्स हैं इंटरप्रिटेशन के, वो सारे हो चुके हैं। सेकेंडरी इंटरप्रिटेशन में हमने सेकेंडरी रूल्स में एक कर लिया था, कौन सा? नॉस्किटर सोर्सेस, बहुत ही बढ़िया। एक बाकी है कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। कौन सा बाकी है? कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। कंटेम्पोरेनिया, कंटेम्परेरी, प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। कह रहा है जब भी आप किसी लॉ को इंटरप्रेट करना चाहते हो, जब वो लॉ बनाया गया था, आप उस समय पर चले जाओ। आप उस समय पर उस समय पर लोगों की उसके रिगार्डिंग क्या सोच रही होगी, लोगों ने उसको कैसा सोचा होगा, बनाने वाले की उस समय क्या सोच रही होगी, दैट इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। दूसरा, कस्टम्स के साथ उस लॉ को वैसा ही इंटरप्रेट किया हो गया होगा, हाँ कि ना? जो जब लॉ बना था उस समय उसकी इंटरप्रिटेशन आई होगी, वो इंटरप्रिटेशन चलते 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 क्या बन चुकी है? एक कस्टम। सो कस्टम इज ऑल्सो द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ द लॉ। तो जो कस्टम्स उसको फॉलो कर रहे हैं, जब वो बनाया गया था वैसा तब था, वो दोनों इंटरप्रिटेशन देखो। उसी को हमने क्या नाम दिया? कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो। एक्सपोजिशो मतलब इंटरप्रिटेशन। कंटेम्पोरेरिया उस समय की जब लॉ बना था, या इसको कस्टम भी कहा जा सकता है रेफरेंस के लिए। चलिए, doctrine is based on the concept that a statute or a document is to be interpreted by referring to the exposition what it has received from the contemporary authority. इसका लैटिन मैक्सिम कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसमा। ऑप्टिमा मतलब ऑप्टिम, बेस्ट इंटरप्रेटर। कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, यानी कि लॉ को उस समय समझो जब वो बनाया गया था। ऑप्टिमल लेगिस्लेटिंग सिंपली मींस कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। कि सर कोर्ट, यहां पर एक एग्जांपल देख लो, केस स्टडी। द कोर्ट वाज इन्फ्लुएंस्ड इन इट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट बाय ऑफ एन बाय द फैक्ट दैट इट वाज व्हिच हैड इट बीन यूजिंग। जो 160 सालों से इसका रिवाज चला आ रहा है, इस लॉ को पढ़ने का, उसी रिवाज के अकॉर्डिंग हमने उसको इंटरप्रेट किया। तो ये वाला प्रिंसिपल मतलब इस केस में कॉक्स वर्सेस ले में यूज हो गया। क्या क्या दो बातें ध्यान रखनी है जब वो बनाया गया था, ये वाला पॉइंट बेटा, एट टाइम व्हेन इट वाज पास्ड, और दूसरा कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रेटर ऑफ लॉ। कहानी खत्म। सर लेकिन ये ध्यान रखना किस पर लगेगा? एंशियंट किस पर नहीं लगेगा? मॉडर्न पर नहीं लगेगा। इंटरनल एड्स, इंटरनल एड्स समझते हो क्या? लॉ उठाया, उसके अंदर जो चीजें पड़ी उसको मैंने क्या नाम दिया? इंटरनल एड्स। टाइटल पता है सभी को? जल्दी बोलो, टाइटल पता है क्या होता है कि नहीं? नाम। टाइटल मीन्स द फुल नेम ऑफ द एक्ट। टाइटल दो होते हैं सर, एक टाइटल पूरा नाम, एक शॉर्ट नाम। पूरा नाम समझ में आता है, शॉर्ट नाम सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है। शॉर्ट नाम किसके लिए यूज होता है? सिर्फ रेफरेंस के लिए। बड़े एक्ट्स का होता है, छोटे का होता भी नहीं। अब कंपनीज एक्ट की बात करूं, पहले छोटा सा नाम है, क्या बोलोगे उसको? कोआ, सीओए? नहीं सर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इका, पार्टनरशिप एक्ट, पा? नहीं सर, इनके शॉर्ट नाम नहीं होते। जो बड़े बड़े एक्ट्स हैं उनका कई बार हम शॉर्ट नाम रख देते हैं। तो टाइटल मतलब नाम, कौन सा नाम, या तो बड़ा या छोटा। उसके बाद आया प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पता है सभी को? हाँ कि ना? एक्ट जब स्टार्ट हो रहा है, तो तुमने वो गैजेट देखा, नोटिफिकेशन उसकी, हाँ कि ना? वो शेर छपा हुआ था, वो राजपत्र लिखा हुआ है। फिर जैसे ही एक्ट शुरू हो, उससे पहले उसकी एक इंट्रोडक्शन, प्रीएम्बल। ठीक है जी, सेक्शन से भी पहले क्या बोला उसको हमने? प्री एम्बल। हेडिंग क्या होते हैं, या इसी तरह और क्या क्या पढ़ा है, शॉर्ट में देखते रहना। हेडिंग, मार्जिन लोड्स, डेफिनेशनल क्लॉज, इलस्ट्रेशन एक्सेट्रा, इन सभी को क्या बोला गया? इंटरनल एड्स। क्या इनकी हेल्प ली जा सकती है? क्यों नहीं ली जा सकती? डिपेंड करता है, इसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। डिफाइन इंटरनल एड्स। ठीक है, सारी इंटरनल एड्स दूं ना, मुझे क्या बतानी है यहाँ पर? क्या बतानी है? एक आध आएगी इंटरनल एड, उसी को मुझे एक्सप्लेन करना। आइए फटाफट से खत्म करते हैं सर। कनेक्टमेंट में दो टाइटल होते हैं, एक तो शॉर्ट और एक लॉन्ग। शॉर्ट का काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए। इसको इंटरप्रिटेशन के लिए कभी यूज नहीं करना, हाँ के ना? बच्चा बेचारा कई बार सुकड़ा सा होता है, घर पे उसका नाम रख देते हैं गोलू। यार कहां से गोल लग रहा है भाई सब तुम्हें? वो नाम इंटरप्रिटेशन के लिए यूज नहीं होगा। अब लॉन्ग टाइटल,
लॉन्ग टाइटल सर एक्ट को डिस्क्राइब करता है, एक्ट को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट क्यों बनाया गया? करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए। हाँ, इंडियन पीनल कोड, पेनल्टीज वगैरह का। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की प्रोसीजर जो है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, उनके लिए क्या स्कोप है वो हम बता रहे हैं। तो सर इनको यूज किया जा सकता है, यस, किस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए? ओएसपी, ऑब्जेक्ट स्कोप पर्पस ऑफ द एक्ट। ओएसपी लिख लो, सोप लिख लो। सोप समझते हो ना? हाँ के ना, सोप मतलब साबुन नहीं है यहां पे, बोल दो क्या आएगा? स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। तो क्या ये एडर टू कंस्ट्रक्शन है? यस। अब एग्जांपल दे दी जहां पे यूज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट एक्ट का नाम पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स, ब्रैकेट में क्या लिख दिया? प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एक्ट। तो सर टाइटल इंपॉर्टेंट था। इस एक्ट में हमें क्या पता लगा कि ये अथॉरिटी दे रहा है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स को कि वो हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर सकते। किसकी हेल्प ली मैंने? कौन से, लॉन्ग के शॉर्ट? लॉन्ग। शॉर्ट की हेल्प ले सकते हैं कभी इंटरप्रिटेशन में? ना सर। क्वेश्चन देख लो बेटा फटाफट से, नजरें चलाओ जल्दी, जल्दी। आसान है। फ्री के नंबर। कहता क्या टाइटल हेल्पफुल होता है? सर टाइटल में शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। शॉर्ट सिर्फ आइडेंटिफाई करता है और कन्वीनियंस के लिए होता है कि बार बार इतना बड़ा टाइटल ना लिखना पड़े। लॉन्ग टाइटल उसको डिस्क्राइब करता है, ना कि सिर्फ आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई भी करता है, मतलब दोनों करता है, आइडेंटिफाई भी करता है और डिस्क्राइब भी करता है। तो सर लॉन्ग टाइटल इज पार्ट ऑफ एक्ट का पार्ट, मतलब एक्ट का पार्ट मतलब एक्ट के अंदर ऐसा लिखा हुआ है तो उसी का पार्ट है। एंड इट कैन बी रेफर्ड। क्लियर टू ऑल? यस और नो? पार्ट तो कहाँ लिखा है हमने? है नहीं है, कहाँ लिखा है? सर मैं बताता हूँ, पार्ट ऑफ द एक्ट मतलब एक्ट के बीच में जो लिखा होता है उसको पार्ट माना जाता है। शॉर्ट टाइटल के बारे में भी लिखा हो सकता है एक्ट में, कोई बड़ी बात नहीं है। इट मे बी द पार्ट, हो सकता है। एज एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा होता है ऊपर, पूरा लिखेंगे एक्ट कि ये वाला एक्ट है, नीचे लिखा होता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड दिस। शॉर्ट टाइटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जनरली होता है। अपने आप से बनवाएंगे मतलब? नहीं 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 नहीं, हमारी शॉर्ट फॉर्म्स की कोई वैल्यू नहीं है। लीगली होता है एक शॉर्ट टाइटल। मैं क्या कह रहा हूं, बड़े एक्ट्स का होता है, छोटे का नहीं होता। एक्ट के बीच में ही होता है, जनरली होता है। ठीक, जनरली एक्ट के बीच में ही होता है। जब हम एक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं ना बेटा, स्टार्ट करने से पहले कई बार स्टेटमेंट भी दी होती है एक्ट की ओपनिंग। एक्ट के शुरू में एक स्टेटमेंट दी होती है, उसमें ऑब्जेक्ट का स्कोप, पर्पस, ये बोलेगा। जनरली हम उसे प्रीएम्बल बोलते हैं, लेकिन क्या उसके अलावा भी कोई स्टेटमेंट हो सकती है? यस। उसके ऊपर शॉर्ट टाइटल, यस, कि ये वैसे तो एक्ट है जी, ये हम पास कर रहे हैं, दिस एक्ट में बी कॉल्ड दिस, इसको ये भी बुलाया जा सकता है। लेकिन सर वो ना पर्पस को डिफाइन नहीं करता, पर्पस को डिफाइन नहीं करता, तो इसके लिए उसको इंटरप्रिटेशन में यूज नहीं कर। बच्चे ये टाइप नहीं करना हमने सारा टॉपिक, क्या कर रहे हो मेरे लाल? फोन अंदर करो, फिर वाइब्रेट होगा, बच्चा हिलने लग जाता है, मेरे को लगता है पता नहीं क्या हो गया। आओ जी, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल समझ रहे हो क्या? दिमाग में बिठा लो। मान लो ये हमारा एक्ट है, तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट देख रहे हो, ठीक। ये उसकी नंबरिंग वंबरिंग आ गई, इधर कौन सा नंबर है, इधर वो लाइंस की फोटो आ गई, हमारे शेर जो छपे होते हैं, ठीक। उसके नीचे वो थोड़ी बहुत लाइनें आ गई, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट इस डेट का, डेट वेट आ गई, ठीक है जी। उसके बाद ये लिखना मैंने शुरू कर दिया। जब लिखना शुरू किया फिर मैंने लिख दिया दिस एक्ट मे बी कॉल्ड, passed on this, published on this act may be called।
नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पे आ गई, फिर किस नोटिफिकेशन नंबर के अंडर पास हुआ, ठीक है जी। इसके बाद सर यहाँ पे शुरू में ओपनिंग पैराग्राफ होता है जिसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रीएम्बल। फिर शुरू हो जाएंगे सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सो ऑन। सेक्शन 1 में क्या आता है, इंट्रो क्या लिखोगे वहां पे, हाय हेलो, बायो, इंस्टा का बायो होता है, यहाँ पे क्या होता है, टाइटल, कमेंसमेंट, स्कोप, ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन, ये चीजें होती हैं, ठीक है। सेका बोला था मैंने इसको, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन, सेक्शन 1 में होता है। लिख लो कहीं ऊपर नीचे, चाहे बाजू पे लिख लो, नहाना मत, लेकिन तब तक जब तक ये वो है बाजू पे। ऐसे शॉर्ट टाइटल, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट, एप्लीकेशन। की इंडिया में लग रहा है, युगांडा में लग रहा है, कहाँ लग रहा है। कमेंसमेंट मतलब कब से शुरू होगा, हाँ जी। कहाँ को निकल लिए बेटा, करे आगे, कोई डाउट इसमें। प्रीएम्बल कहाँ गिवन होता है बेटा, इतने डायग्राम बनाने का पर्पस समझ आ गया। कहाँ गिवन होता है, स्टैट्यूट के बिगिनिंग, याद रहेगा, तुम्हारे दिमाग में छप चुकी है बैकग्राउंड में डायग्राम, हाँ के ना। प्रीएम्बल क्या बताता है, सोप, क्या बताता है, सोप, सोप इज स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। प्रीएम्बल ग्राउंड बताता है, ग्राउंड कौन सा, जहां मैच है ना सर, ग्राउंड कौन सा, ग्राउंड एंड कॉज इस स्टैट्यूट को बनाने का, और कौन सी बुराई को ये दूर करने वाला है। लॉन्ग टाइटल एक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है बेटा, हाँ के ना। प्रीएम्बल भी डिस्क्राइब कर रहा है, हाँ। स्कोप, ऑब्जेक्ट, एसओपी ना, पर्पस क्यों बनाया गया, डिस्क्राइब ये भी कर रहा है। अब तुम खुद ही समझदार हो बेटा, 4-6 शब्दों में, 8 शब्दों में, 10 शब्दों में क्या आ जाएगा हमारा लॉन्ग टाइटल। प्रीएम्बल क्या होगा, एक पैराग्राफ। तो दोनों में से बेटर कौन डिफाइन करेगा, प्रीएम्बल करेगा या लॉन्ग टाइटल करेगा, प्रीएम्बल। दोनों में से कौन प्रीवेल करेगा, लड़ाई होगी तो वर्ड ज्यादा तो पटक के मारेगा, सिंपल। प्रीएम्बल एनेक्टमेंट एंड कैन, चलिए, लाइक द लॉन्ग टाइटल, प्रीएम्बल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एनेक्टमेंट, एंड ये यूज किया जा सकता है स्टैट्यूट को, स्टैट्यूट का मतलब निकालने में। अब आसान लग रहा है, ईमानदारी से इंटरप्रेट। प्रीएम्बल ओवरराइड नहीं कर सकता किसको, प्लेन प्रोविजन को, ठीक है। आवाज मेरे लाल, वहां पे लिखा आया कि टेनेंट की प्रोटेक्शन के लिए कोई एक्ट आया, प्रीएम्बल वगैरह में लिख दिया। अब भाई साहब टेनेंट ही गड़बड़े कर रहे, सिर फोड़ दिया लैंडलॉर्ड का, उसको लिखा गया कि इसको सजा दे दो, तुम कह रहे हो नहीं जी, प्रीएम्बल में तो लिखे उसकी प्रोटेक्शन के लिए है, इसको फिर से बचा लो। भाई साहब सिर फोड़ क्या है, थोड़ी बचाओगे, गेटिंग इट। तो जहां कौन सी प्रोविजन है मेरे लाल, प्लेन प्रोविजन, वहां पे वैसे ही ना, वहां पे जहां कौन सी प्रोविजन है, प्लेन, किसी एड की जरूरत ही नहीं है, प्रीएम्बल उसमें से कोई खास नहीं है। तो कहता बेटा जब प्लेन प्रोविजन है तब आप ओवरराइड नहीं करोगे। सर वर्डिंग अगर डाउट क्रिएट करेंगी तो जाकर हम इसे उठाएंगे। सर प्रीएम्बल डिस्क्लोज करता है कौन सी इंटेंशन, प्राइमरी इंटेंशन, लेकिन एड के लिए तभी लेके जा सकते हैं अगर स्टैट्यूट की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, ओवरराइड नहीं करेगा एक्ट की प्रोविजन को। सर ये क्या बताता है हमें, एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव एक समरी वे में ये दिमाग को पढ़ने के लिए यूज किया जा सकता है, किसके दिमाग को, लेजिस्लेशन। सर अगर एनेक्टमेंट क्लियर है, अनएम्बिगियस है, प्रीएम्बल को क्या कर दो, डिसरिगार्ड, यानी प्रीएम्बल तभी यूज होगा अगर क्या है, एम्बिग्यूटी। अगर लड़ाई होगी किसकी, प्रीएम्बल और सेक्शन की, तुम बताओ किसको जिताएं, सेक्शन को यार। कोई एग्जैक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होती प्रीएम्बल के बीच और एक्ट की प्रोविजंस के बीच, यानी कि एनेक्टमेंट का मीनिंग रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। यहां पे इस केस में हेल्प ली गई, वर्ड आया अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड बिटवीन टू हिंदूज। कौन सा एक्ट पढ़ रहे थे हम, हिंदू मैरिज एक्ट। अब शादी किस किस की करवा दी सर, एक क्रिश्चियन की और एक
हिंदू की। क्या हिंदू मैरिज एक्ट में रजिस्टर, फीलिंग मत ले लेना सर ऐसे क्यों, ये वो एक्ट को पढ़ने की कोशिश करो, ऐसे शादी नहीं हो सकती, कास्ट है इंटरकास्ट, तुम्हारा कोई लॉजिक नहीं है। एक्ट को पढ़ रहे हो, क्या वर्ड यूज किया उसने, अ मैरिज में बी सोलमनाइज्ड, जो मैरिज परफॉर्म होगी दो हिंदूज के बीच होगी, वर्ड क्या यूज कर दिया उसने, मे। कौन सा वर्ड यूज कर दिया, मे। तो क्या मैं यहाँ पे ऑप्शन ले सकता हूं ना, यहां मेरे को क्या पढ़ा जाएगा, शेल। हेल्प किसकी ली मैंने, प्रीएम्बल की। रूल लगा कौन सा, एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन। रूल लगा कौन सा, एक्सेप्शनल। हेल्प किसकी ली मैंने, प्रीएम्बल। अब प्रीएम्बल पढ़ते हैं, आओ। एन एक्ट टू अमेंड कोडिफाई लॉ रिलेटिंग टू मैरिज अमंग हिंदूज, जो हिंदूज के बीच शादियां होंगी उसके लिए ये लॉ बनाया जा रहा है। तो अब हमें पता लग गया, मे का मतलब मैंने क्या निकाला, शेल। हेल्प किसकी ली, प्रीएम्बल। एक्सेप्शनल कौन है ये, हेल्प किसकी ली, प्रीएम्बल की। रूल अप्लाई कौन सा हुआ, क्या प्रीएम्बल को यूज किया जा सकता है, स्टडी मटेरियल ने पूछा, पार्ट में पास्ट में एग्जाम में आ भी चुका है, बहुत बार इस पार्ट को पूछा जा चुका है। आसान क्वेश्चन है। अब बोलो ईमानदारी से बेटा, बोलो, शुरू हो जाओ जितना अभी तक पता है। कहां गिवन होता है, बिगिनिंग में। क्या डिफाइन करता है, सोप। और ये क्या एक्सप्रेस करता है, प्राइमरी इंटेंशन को। यूज किया जा सकता है, यस। पार्ट ऑफ स्टैट्यूट है, यस। सर एक्सप्रेस करता है बेटर देन लॉन्ग टाइटल। लेकिन अगर प्लेन प्रोविजन होगी तब इसको यूज नहीं करना। अगर प्रोविजंस क्या है, एम्बिगुअस हैं, सिर्फ तभी इसको यूज किया जा सकता। खेलो बेटा, कर लोगे घर से। थैंक यू। प्रीएम्बल कैन ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन, सही है गलत है, नो सर। तो इसने भी इस पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया था, कब, जब तुम इंटर मार्क्स मई 19 में देख रहे थे। आओ, हो जाएंगे क्या, कब से, आज हो जाएंगे घर से, यहीं पे लेट के करोगे, घर से कर, बहुत बढ़िया। चप्पल आनी थी नहीं तो भी। चलो, हेडिंग एंड टाइटल किसका, चैप्टर, कौन सा चैप्टर, कंपनीज एक्ट तुमने पढ़ा शुरू में, याद था ना, कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शन है, कितने शेड्यूल है, हाँ कि ना। इनकी कहानी पता है कुछ के नहीं, अरेंजमेंट पता है, तुमने किताब उठाई, कंपनीज एक्ट आई, क्या है ये, कंपनीज एक्ट। शुरू में क्या आया, प्रीएम्बल, ये वो बेयर एक्ट उठाया गया, ठीक है ना। शुरू में आया एक्ट क्योंकि हमने उठाया एक्ट, बहुत ही बढ़िया। रूल्स रहते ही नहीं एक्ट का पार्ट, रूल्स आर नॉट पार्ट ऑफ द एक्ट सर, रोक ले। बेटर है, सही है, कई बार वर्ड इधर उधर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब पहले एक्ट में क्या है बेटा, वो गजट का पहला पन्ना, शेयर नोटिफिकेशन नंबर, ये वो छपा हुआ है। फिर क्या आ गया, प्रीएम्बल वगैरह आ गया, हाँ के ना। मुझे याद करवा देना, मैं ऊपर बेयर एक्ट प्रिंटिंग आला हुआ मेरे पास कंपनी का, मैं दिखाई दूंगा। उसके बाद क्या शुरू हो गए, सेक्शन वेक्शन। अब जब सेक्शन स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये जो कॉमन कॉमन सेक्शन है उनको हम एक चैप्टर में बांट देते हैं। जैसे कंपनी को कितने चैप्टर में बांटा गया, 29। कितने चैप्टर में, 29। जय 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 हे, 29 चैप्टर। इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, 470, मोटा मोटा हिसाब। चलो ठीक, एग्जांपल मैं बता दूं। पहला चैप्टर है प्रीलिमिनरी, पहला चैप्टर क्या है, उसके अंदर आता है सेक्शन 1 2। फिर शुरू हो गया मैटर्स इंसिडेंटल टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। दूसरा चैप्टर मैं बोल देता हूँ इनकॉर्पोरेशन, इसमें सेक्शन स्टार्ट हुआ कहां से, 3 से लेकर कहां तक चले, 22 तक, ठीक। तीसरा आया फिर प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये स्टार्ट हुआ कहां से, 23। हाँ बहुत ही बढ़िया, 22 से अगला पिछला खत्म हुआ, ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 23। बिल्कुल सही है, लड़के ने पकड़ ली बात। फिर कहां तक चला ये, 42 एंड सो ऑन। चौथा चैप्टर कौन सा आ गया, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। अब इस चैप्टर की बात कर रहा है। अब जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे, कितने चैप्टर हैं, 29, कितने सेक्शन खत्म हो गए, 470 चैप्टर खत्म हुए। उसके बाद लास्ट में अपेंडेड होंगे, अटैच्ड होंगे क्या, स्केड्यूल्स। कितने स्केड्यूल चल रहे हैं आजकल, 7। हाँ सही है, बच्चे ने जीभ निकाल ली, सही हो, कितने चल रहे हैं, 7। रोमन न्यूमेरिकल्स में लिखते हैं इनको, जैसे स्केड्यूल 1 में या 2 में, किसमें बैलेंस शीट वगैरह कुछ, 3 में, पक्का, बहुत ही बढ़िया। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में बेटा क्या है, बैलेंस शीट। पार्ट 2 में क्या है, पी एंड एल।
जो लानती हंस रहे हैं, तुम्हें कौन सा आता है? उधर शीशा, उसको देख के हंसो। शेड्यूल 1 में पार्ट 1 बिल्कुल सही है। यार ये क्वेश्चन आ जाए इंटर में, सोच लो, तुम इसमें भी धराशायी हो। एग्जाम्पशन लेनी है, पूछना एग्जाम्पशन किसे, मैं नहीं। वहां पे लंगर लगेगा ना रात को, आ जाओ भाई, जाते जाते एग्जाम्पशन ले जाना। हाँ पेपर दे दिया, हाँ जी। एग्जाम्पशन वाले को मैंने हाथ खड़ा किया था चल पहले। लानती। शेड्यूल 1 में टेबल दिए हुए हैं, कौन से टेबल? मैथ के 1 का 2 का, ABCDE फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट किसके? मेमोरेंडम और आर्टिकल के। ABCDEFGHIJ। बच्चों को ये भी डाउट हो रहा है ABCD याद तो नहीं, बस 5 हैं, आगे बढ़ते जाओगे। हेडिंग एंड टाइटल। क्या इसको क्या ये पार्ट ऑफ द एक्ट होता है? नहीं होता, ये पढ़ना है सभी में। और क्या इसको यूज किया जा सकता है? नहीं, उसको देखते। नंबर ऑफ सेक्शन कवरिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, अभी मैंने बता दिया, हाँ के ना लानती हो? ये बताया ना, नंबर ऑफ सेक्शन कवरिंग अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, क्या नाम दिया उसको हमने? चैप्टर। हर चैप्टर की एक हेडिंग होती है, टाइटल होता है, जो उसमें दिए गए सब्जेक्ट मैटर को दर्शाता है। क्या इसको यूज किया जा सकता है? यस सर, लेजिटिमेटली भी रेफर्ड, लीगली भी रेफर्ड सर, लेकिन किसके लिए? डाउटफुल एक्सप्रेशन, वो भी अगर किसी पर्टिकुलर हेडिंग में आते हैं तो। अब सर लाइक प्रियम्बल, हाँ, जैसे पूरे एक्ट का एक टाइटल, उस टाइटल का नाम प्रियम्बल, वैसे छोटे छोटे चैप्टर्स का एक चैप्टर, ठीक, छोटे छोटे सेक्शंस का, पार्ट्स का। अगर एम्बिग्विटी आती है सर, तो प्रियम्बल की तरह इसे यूज किया जा सकता है, इन द लाइट ऑफ प्रियम्बल, मतलब प्रियम्बल की छत्र छाया में इसे यूज किया जा सकता है। सर कई बार ये स्कोप ऑफ सेक्शंस को वैसे ही बताते हैं जैसा कौन बताता है? प्रियम्बल, लेकिन प्लेन मीनिंग कोई ओवरराइड नहीं कर सकते। लड़ाई होगी कौन जीतेगा बिना देखे, हेडिंग और सेक्शन की लड़ाई होगी भाई साहब। जब भी इस हेडिंग्स एक ग्रुप ऑफ सेक्शन, ये बात जो कह रहे हैं ना, बड़े ध्यान से पढ़ने वाली है। एक सेक्शन की हेडिंग चैप्टर 3 की हेडिंग चैप्टर 2 की इंटरप्रिटेशन के लिए यूज नहीं की जा सकती। बच्चे के मैंने तो हेडिंग यूज करनी है ना, मेरे लाल ये काम मत कर। आओ वापस, मार्जिनल नोट्स, मार्जिन समझते हो ना? हाँ या ना? बस बेटा, ये लेफ्ट हैंड पे जगह छोड़ी हुई है, ये क्या है? मार्जिन। ये राइट पे जगह छोड़ी है, क्या है ये? मार्जिन। पता क्या ये क्यों छोड़े होते? हमने तो इसलिए छोड़े होते कि यार कई बार क्लास में हम कुछ लिखवा दें, कुछ है, थोड़ी जगह खुली छोड़ी होती है, बच्चा अपनी तरफ से कुछ लिख लेता है, कोई डायग्राम, बच्चे इस पे अपनी कलाकारी दिखाते हैं, हाँ कि ना? फोटो बनी होगी किसी की, कभी किसी की, कभी कोई ड्राइंग बनी होगी, ऐसा आर्ट का नमूना, पिकासो बने होते हैं मेरे बच्चे, हाँ कि ना? वो क्या दिए हुए हैं? ये मार्जिन, ठीक। लेफ्ट हैंड मार्जिन पे जनरली नोट्स, टाइटल, ये मार्जिन नोट्स गिवन, क्या गिवन होते हैं? नोट्स। बच्चा दिखा रही है, देख, पिकासो पार्ट 1, पिकासो पार्ट 2। यहाँ लेफ्ट हैंड मार्जिन समझ रहे हो? ये वाला कौन सा है? ये लेफ्ट हैंड, बहुत ही बड़ी। यहाँ पे कई बार नोट लिखे होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? मार्जिनल नोट। जनरली मार्जिनल नोट्स आर प्रिंटेड ऑन द लेफ्ट हैंड मार्जिन ऑफ सेक्शंस इन एन एनेक्टमेंट। लेकिन अगर प्राइवेट पब्लिशर उसे पब्लिश कर रहा है तो मार्जिनल नोट को टॉप पे लिख देता है। मार्जिनल नोट्स क्या होते हैं? बेसिकली सेक्शन की हेडिंग। किसकी हेडिंग? सेक्शन की हेडिंग। जैसे एक सेक्शन में कोई बात लिखी हुई है, सेक्शन 12 आया, सेक्शन 12 की साइड पे लिख दिया। 12 याद है? कौन सा याद है बेटा, वो बोलो। सेक्शन 13 था, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम के लिए क्या क्या प्रोविजन है, किसके लिए? ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, हाँ, तो वो वहां पे लिख देगा ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। ये क्या बन गया उसका? मार्जिनल नोट। क्या बन गया? मार्जिनल नोट। सो मार्जिनल नोट समराइजेस द इफेक्ट, किसका? सेक्शन के इफेक्ट को समराइज करते हैं। पार्ट ऑफ द एनेक्टमेंट माने गए ना, क्रॉस करते रहना।
सर जब एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था तब अवेलेबल नहीं थे, लेकिन बाद में इंसर्ट किया जाता है कई बार उनको, तो सर वो एड ऑफ कंस्ट्रक्शन के तौर पर यूज किए नहीं जा सकते। जरा ध्यान दे लेना, सुनो सुनो सुनो। तुम्हारे जो नोट्स होंगे या इधर उधर से उठाए या पुराने वाले, उसमें दो व्यूज हैं। एक धड़ा कहता है कि मार्जिनल नोट को यूज कर लो, एक धड़ा कहता है कि मार्जिनल नोट को यूज ना करो। पेपर में सर आता था तो हम यही बात लिख के भी आते थे। इस बार इंस्टीट्यूट ने अपना व्यू क्या लिया, हमको यूज नहीं करना, लेकिन तुम क्या लिखोगे, यूज नहीं करना जो इंस्टीट्यूट का व्यू। सही है, कौन सा व्यू, जो इंस्टीट्यूट का व्यू। मार्जिनल नोट्स इन इंडियन स्टैट्यूट एज इन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी रेफर टू फॉर द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्शन द स्टैट्यूट। बात ही कर। अब दोबारा, many cases show reference to marginal notes may be permissible in exceptional cases for construing a section in statute। सर हमको भी लिखना पड़ेगा इस बार। हाँ, जनरल व्यू क्या देखे आओगे, यूज होते हैं कि नहीं? नो सर। कब यूज होंगे? एक्सेप्शनल केसेस में। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं? मार्जिनल नोट्स इन एन एक्ट, इन एन एक्ट। अब किसकी बात कर रहे हैं? मार्जिनल नोट अपेंडेड टू आर्टिकल। आर्टिकल समझते हो? आर्टिकल ऑफ ना, जैसे एक्ट में क्या होते हैं? सेक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्शन की जगह क्या वर्ड यूज होता है? आर्टिकल। कहीं लिखा हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? कहता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मार्जिनल नोट्स की बात है, वहां पर एक ही व्यू है, यूज कर सकते हैं कि नहीं? यस। कहानी खत्म। 6 नंबर में बताओ, गुल्लू सा क्वेश्चन। 3 नंबर में, 6 नंबर में हो जाएगा। पार्ट ऑफ द एनेक्टमेंट है, आवाज यूज किए जा सकते हैं। नो। एक्सेप्शनल केसेस में यस, कॉन्स्टिट्यूशन में यस। मार्जिनल नोट्स कहता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन चलता है, लेकिन जनरल व्यू क्या है? कैन नॉट बी यूज्ड। सर इंडियन स्टैट्यूट में एक्सेप्शनल पर्पस के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं आर्टिकल के साथ। किसके साथ? आर्टिकल। सेक्शन नहीं, अब सेक्शन की जगह वर्ड क्या आ गया? आर्टिकल। किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में सर, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और सर उनको यूज किया जा सकता है। खत्म जी। डेफिनेशन, स्टैट्यूटरी डेफिनेशन का लॉजिक पता है? हाँ के ना? सभी लाम की लॉजिक पता है डेफिनेशन? सबसे पहले जिंदगी में कोई एक्ट पढ़ रहे हो तो उस एक्ट में कोई वर्ड आया, उसका मीनिंग कहां से ढूंढोगे? सेक्शन में से। हाँ के ना? डेफिनेशन कहां गिवन होती है? एक में क्या गिवन था? सेका, स्कोप, एक्सटेंड, कमेंस ऑफ। सेक्शन 2 में या अदर प्रीलिमिनरी सेक्शंस में, अदर प्रीलिमिनरी सेक्शन मतलब सेक्शन 3, 4 एटसेट्रा, इनमें क्या दी होती हैं सर? जनरली डेफिनेशन। जब भी मैं किसी एक्ट में कोई मीनिंग ढूंढने जाता हूं तो सबसे पहले मैं उस एक्ट के दिए हुए इन बेसिक सेक्शंस में से, प्रीलिमिनरी सेक्शंस में से उन डेफिनेशंस को ढूंढूंगा। उसके बाद लेकिन अगर मुझे कुछ देखना है तो सर एक्ट क्या कर देता है? रेफर। अगर रेफर नहीं किया तो मैं कहां चला जाऊंगा? GCA के पास। अगर उसने भी कुछ नहीं बताया तो केस स्टडीज और केस लॉ, बेटर वर्ड, केस लॉ। केस लॉ भी नहीं है तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी सर मेरे मोबाइल में पड़ी है। इस तरफ चला जाऊंगा मैं, डिक्शनरी की तरफ। हाँ या ना? एंटीना ठीक है इसका? बहुत ही बड़ी। नासा के साइंटिस्ट कॉमर्स की क्लास में पाए गए। कहता है जब किसी वर्ड या एक्सप्रेशन को डिफाइन किया जाता है कहां? स्टैट्यूट में सर, तो उसका सिर्फ वही मीनिंग होगा। कोर्ट स्टैट्यूटरी डेफिनेशन को इग्नोर नहीं कर सकती और अंदाजे नहीं लगा सकती, इसको ये मान लो, ये मान लो, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट है। मतलब स्टैट्यूटरी डेफिनेशन दी हुई है तो उसको इग्नोर किया जा सकता है। यस, ये ऐसी प्रिजम्पशन है जो चाहे लॉ मेकर लिखे ना लिखे हर बार पाई जाएगी। एक्सेप्शनल केस है, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट। इसका क्या मतलब है बेटा? हमने पढ़ा था रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, यस और नो। अगर लॉ की इंटेंशन डिफीट हो रही है वर्ड को वो मीनिंग देने से, तो क्या मैं उस मीनिंग से डिपार्ट कर सकता हूं? यस। क्या क्या काम करती है सर? प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करवाती है, एम्बिग्यूटीज को अवॉइड करवाती है। क्या? कौन?
डेफिनेशन एक ही डेफिनेशन है, तो सर हमें वर्ड का मीनिंग क्लियर रहता है, सभी उसी इंटरप्रिटेशन को लेकर चलेंगे और इसमें कोई एम्बिग्विटी होने का चांस नहीं रहता। और सर रेपिटिशन भी नहीं होती, क्यों? जब भी किसी को डेफिनेशन देखनी है वहां से उठा लेगा। अगला केस, कंस्ट्रक्शन ऑफ डेफिनेशन अंडर, ये तरह तरह की डेफिनेशन है, रिस्ट्रिक्टिव, एक्सटेंसिव, एम्बिगुअस डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी कॉन्टेक्स्ट। रिस्ट्रिक्ट, हाँ सही नहीं लग रहा सर तो मैं कुछ भी और उठा सकता हूं। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन यही तो था, वर्ड से परे, गो फॉर द सोल। कोई भी चीज है, चाहे वो डेफिनेशन है चाहे कोई और प्रोविजन, चाहे दे रखी है, फिर एक्ट में ही पढ़ रहा हूं ना मैं। एक्ट में मैं कहता हूं मैं कोई प्रोविजन देख रहा हूं, प्रोविजन जब देख रहा हूं तो मैं डेफिनेशन की भी बात कर रहा हूं सब साथ में। जब मैं डेफिनेशन पढ़ रहा था मेरे को उसकी कंटेक्स्ट सही नहीं लगी तो मैं क्या करूंगा? कोई और उठा लूंगा यार, इसमें क्या है, मैं कोई और उठा लूंगा। लेकिन उसके लिए लॉजिक हो, वही कंजेक्चर या सरमाइज ना हो। कंजेक्चर सरमाइज याद है? हाँ, विदाउट एविडेंस, बेस्ड ऑन गेसवर्क ना हो ये चीजें। सही है। आओ जी, लैंग्वेज यूज हो रही है, एम्बिगियस है, इसको छोड़ो, तुम आओ मीन। अगर किसी डेफिनेशन में कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? मीन। दिस मीन्स दिस, मतलब उसने लिखा ए मीन्स बी, कौन सी डेफिनेशन है? रिस्ट्रिक्टिव है, एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट है, इंक्लूसिव है, कौन सी है? रिस्ट्रिक्टिव भी है और कंप्लीट भी है। कंप्लीट के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? एग्जॉस्टिव। ठीक है जी। क्या ए का मतलब सी हो सकता है? नो। ए का मतलब डी हो सकता है? नो। सिर्फ क्या होगा? बी। नेक्स्ट, ए इंक्लूड्स बी। कह रहा भाई साहब आप ए का मतलब जब ढूंढने लगोगे क्या ले लेना? बी को उठा लेना, किसी और को उठाओ ना उठाओ मेरा मुझे फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल के लिए सी ले सकता हूं, मे और मे नॉट बी। डी ले सकता हूं, मे और मे नॉट बी। लेकिन बी को लेना पड़ेगा, यहां पे मे नॉट है ना, बी को लेना ही पड़ेगा। ये कौन सी डेफिनेशन है? इनक्लूसिव। स्कोप इनका ब्रॉडर। यस सर, ये कौन सी डेफिनेशन है? एक्सटेंसिव। कौन सी है? एक्सटेंसिव। मीन्स वाली, एग्जॉस्टिव। मीन्स वाली है सर रिस्ट्रिक्टिव, और एग्जॉस्टिव इंक्लूड वाली कौन सी है? एक्सटेंसिव। अब तुम्हें कंफ्यूज करेगा, वर्ड को ये लिख दिया मीन्स एंड इंक्लूड्स, दोनों वर्ड आ गए। बच्चे ने बड़ी मुश्किल से याद किया मीन का मतलब और एक्सक्लूड का। सर अब डेफिनेशन क्या है? कंप्लीट, यानी इंक्लूड वर्ड को इंपॉर्टेंस नहीं मिली। इंक्लूड वर्ड है नहीं है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन जीता? मीन्स। अगला केस, टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड, इसका कोई ज्यादा यूज नहीं। पढ़ने की कोशिश करो ना, इस पर अप्लाई भी हो रही है और इसको इंक्लूड भी कर रही है। ये भी कौन सी है? एक्सटेंसिव। ठीक है। अब कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए, पढ़ लेना। एम्बिगियस डेफिनेशन, एम्बिगियस मतलब वास्ट है, खराब नहीं, वास्ट। सर डेफिनेशन का फंक्शन होता है एक्यूरेसी देना, अदरवाइज उसका मीनिंग क्या हो सकता है? वेग। लेकिन कई बार डेफिनेशन खुद ही क्या बन जाती है? एम्बिगियस। फिर हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? अदर प्रोविजंस की हेल्प से। और सर किसकी हेल्प लेंगे? ऑर्डिनरी मीनिंग, अदर प्रोविजन की और ऑर्डिनरी मीनिंग की। इसको कभी भी आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, किसमें पढ़ना है? कंटेक्स्ट ऑफ द फ्रेज। डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी, सर ऑलवेज प्रिज्यूम, इसका क्या मतलब है? वर्ड क्या बोला मैंने? डेफिनेशन सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रेरी कंटेक्स्ट। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी समझते हो? ए का मतलब बी है, ए मीन्स बी, सब्जेक्ट टू अनलेस देयर इज एनीथिंग सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रेरी, मतलब जब तक कुछ इसके ऑपोजिट गिवन है ना हो। सर ऐसी बात चाहे गिवन हो चाहे ना हो, हम तो हमेशा मान के चलते हैं, हम हमेशा मान के चलेंगे। कहता है जब भी कोई वर्ड बहुत सारे इंक्लूसिव मीनिंग लिखता है तो सर किस सेंस में वर्ड को यूज करना है, पर्टिकुलर प्रोविजन को, वो कैसे देखना है, उसकी कंटेक्स्ट से, उसकी लैंग्वेज से, और वो कौन सा ऑब्जेक्ट सर्व करने वाली। अब सर इसका क्वेश्चन पास्ट में क्या आया? मीन्स का, इंक्लूड का वर्ड बता दो और दोनों की क्या क्या दे दो, एक एक
इलस्ट्रेशन। सर कौन सी इलस्ट्रेशन देंगे बेटा? ये देखो नोट्स में सब गिवन है, इससे बाहर कोई दे सकते हैं, अगर तुम्हारे दिमाग में आती है दे सकते हो, अगर तुम श्योर हो, और तुम्हारी शक्लें देख के मेरे को श्योर है कि ऐसा कुछ भी नहीं एग्जिस्ट करता। खेले चलो। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन समझते हो? कॉन्ट्रैक्टर किया था हमने, हाँ के ना? उसमें मैंने नीचे दी हुई थी एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, वो सारी क्या थी? इलस्ट्रेशन। क्या थी? इलस्ट्रेशन। सर वो बिल्कुल स्टडी मैट वाली थी बेटा, स्टडी मैट की उठा लो, किसी और बुक की उठा लो, कहीं से भी उठा लो, वो सब कहां से उठाई गई? बेयर एक्ट से। तो इलस्ट्रेशन किसका पार्ट होती है? बेयर एक्ट। कहां दी हुई है? सेक्शन के नीचे। सेक्शन की लैंग्वेज को क्लैरिफाई करने के लिए, कि कोई लेमैन पढ़ रहा है यार, वो लैंग्वेज को अगर नहीं समझ पा रहा है, वो किसको पढ़ के समझ जाए? इलस्ट्रेशन को। अब इलस्ट्रेशन उसके स्कोप को बताती है, क्या स्कोप को शॉर्ट कर सकती है? बोलो बेटा, कि इलस्ट्रेशन के बेसिस पर सेक्शन को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, इंटरप्रेट किया जा सकता है? नो सर, सिर्फ हेल्प के लिए है, इसके लिए सिर्फ हेल्प के लिए। इलस्ट्रेशन आर अपेंडेड टू अ सेक्शन, क्लैरिफाई करती है स्कोप को। पर्पस सोच लो ना कि यार बंदे को शायद पढ़ के ना समझ आए, तो मैंने ये एग्जांपल दे दी। ये किसको फॉलो करती हैं? टेक्स्ट सेक्शन का पार्ट है ना, एक्ट का पार्ट होंगी? यस। दे फॉर्म पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट? यस। पार्ट ऑफ सेक्शन ना। सेक्शन की लैंग्वेज सेक्शन पे ही खत्म हो जाएगी, उसके नीचे क्या शुरू हो जाएंगी? इलस्ट्रेशन। सर रेलेवेंस है इनकी? यस सर, थोड़ी बहुत तो है। सेक्शन की लैंग्वेज को मॉडिफाई नहीं कर सकती, ना ही कम कर सकती हैं, ना एक्सपैंड कर सकती। क्या क्या नहीं कर सकती बेटा? मॉडिफाई नहीं कर सकती, कम नहीं कर सकती, एक्सपैंड नहीं कर सकती। दोनों में लड़ाई हुई, कौन जीतेगा? सेक्शन विल प्रिवेल। हाँ, हेल्प ले सकते हैं हम इंटरप्रेशन, बस। क्लियर? प्रोवाइजो पता है, इसको भी रोक लो, इन्हें तीन चीजें इकट्ठी चलेंगी। आगे आ जाओ। एक्सप्लेनेशन, प्रोवाइजो, स्केड्यूल। स्केड्यूल समझते हो? कब गिवन थे? जल्दी बोलो। एक्ट के साथ साथ या जहां चैप्टर खत्म हो रहे हैं? एंड, एंड ऑफ द एक्ट। इसमें कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की डिटेल दी होती है। कौन सा सब्जेक्ट मैटर गिवन है? देखो देखो, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, कंपनीज में बैलेंस शीट क्या होगी, कौन बता रहा है मुझे? स्केड्यूल। हाँ या ना? तो इसमें ऐसी चीजें गिवन होती है जो एक्ट में हमें यूज हो। लड़ाई होगी बेटा, सेक्शन जीतेगा स्केड्यूल? सेक्शन, सिंपल। स्केड्यूल को फॉलो कर लो तो लड़ाई नहीं होगी ना कभी, फिर तो लड़ाई नहीं है। स्केड्यूल्स कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एक्ट। एक्ट तो पूरा ही आ रहा है ना पब्लिश होके, देयरफॉर एक्ट के साथ साथ पढ़ना चाहिए फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें सेम पावर है जैसी किसमें? किसी प्रोविजन में। जब भी एक्सप्रेशन की बात करेंगे स्केड्यूल वाले, इट कैन नॉट कंट्रोल और प्रिवेल ओवर एक्सप्रेशन इन, यानी कौन जीतेगा? एनेक्टमेंट वर्सेस स्केड्यूल, कौन जीतेगा? एनेक्टमेंट। इनकंसिस्टेंसी हुई सर, एनेक्टमेंट विल ऑलवेज प्रिवेल। क्या गिवन होता है इसमें? डिटेल होती है और फॉर्म्स गिवन होते हैं। फॉर्म समझ गए ना? जैसे कंपनी के स्केड्यूल में क्या गिवन है तुम्हें? बैलेंस शीट। शेड्यूल 1 में क्या गिवन थे? फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म डी। ये कौन से फॉर्म थे? स्टैंडर्ड फॉर्म। किसकी? मेमोरेंडम की, आर्टिकल की। याद आया? टेबल ए, टेबल बी। चलो कोई बात। शेड्यूल 3 पार्ट 1 आ गया, तो सेम आ गया, किया था बच्चों ने। हाँ जी। रीड द स्टैट्यूट एज अ होल। जब भी आप एक्ट को पढ़ते हो, एक दो प्रोविजन को इंटरप्रेट करके मत छोड़ देना। स्टैट्यूट सर जब भी बनाया जाता है तो उसके सभी पार्ट्स को इकट्ठा पढ़ा जाए, एक पार्ट को आइसोलेशन में मत पढ़िएगा। इट मस्ट बी रीड एज अ होल, ताकि हम उसका ट्रू मीनिंग जान पाए और उसकी हार्मनी क्रिएट कर पाए। किसके साथ? अदर प्रोविजन के साथ। ऐसा कभी नहीं होगा एक प्रोविजन कुछ और कह रही है और दूसरी कुछ और कह रही है। if the interpretation does no violence to the meaning of which they are naturally susceptible. Sir, same approach shall be applied with equal force as to act and rules. लिमिटेशन और क्वालिफिकेशन, इसको ना रीड कर लेना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। रीड द स्टैट्यूट एज अ होल। इसके बाद है हमारे पास एक्सटर्नल एड्स।
समय की कमी के कारण बेटा लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं, बाकी करते हैं कल। थैंक यू ऑल, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।